वेलकम बैक। इकोनॉमिक्स के मॉक क्लास, डेमो क्लास को आगे बढ़ाते हैं प्रीसा आईएएस की तरफ से। और दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिंदी में बोलते हैं अवसर लागत। क्या होता है ये? एनी आइडिया? इसका सीधा सीधा मतलब है व्यक्ति के संदर्भ में जब वो कोई काम एक्स कर रहा हो और उस काम में व्यस्त हो, इंगेज हो, तो उस व्यस्तता या इंगेजमेंट के कारण उसका कोई और मूल्य तो दुष्प्रभावित नहीं हो रहा है। आपके द्वारा किए जाने वाले काम की वजह से आपके द्वारा न किए जाने वाले वो काम जो आप कर सकते थे दुष्प्रभावित तो नहीं हो रहा है। और अगर दुष्प्रभावित हो रहा है तो उसका आर्थिक मूल्य क्या है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक काम करने के या एक काम में इंगेज या व्यस्त होने के कारण अगर उसका कोई दूसरा काम जो वो कर सकता था दुष्प्रभावित हो रहा है तो उसको बोलते हैं अवसर लागत। और वो जो दूसरा काम प्रभावित हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है? समझ में आ गया? नहीं आएगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे आप नहीं समझ पाइएगा। सपोज आप आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आईएएस के एग्जाम की तैयारी आप अगर नहीं करते तो आप क्या करते? तो जो आप कर सकते थे जो नहीं कर पा रहे हैं उस काम को अगर करते तो क्या उसका आर्थिक मूल्य होता? सपोज मिस्टर एक्स जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे में पूरा 24 घंटे उसी में खा पी रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब अगर ये आईएएस की तैयारी नहीं करते और वो सपोज जो बीए में है, कुछ भी है, बीटेक ले लो, तो आईएएस की तैयारी करने की वजह से कोई और काम जो वो कर सकते थे दुष्प्रभावित तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी लागत क्या है, उसका आर्थिक मूल्य क्या है? तो उस दशा को, उस घटना को, उस स्टेज को अवसर लागत कहते हैं। अब बीए में या कोई भी है अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर आईएएस की तैयारी नहीं करता तो क्या करता? कोई आदमी कहेगा साहब खेती करता, तो खेती से जो वो कमा लेता वो नहीं कमा पा रहा है क्योंकि वो आईएएस की कोचिंग कर रहा है। तो वो जो खेती से नुकसान हो रहा है वो अगर कर सकता था तो वो जो नुकसान है वही अवसर लागत है। खेती नहीं करता तो क्या करता? सपोज ऑटो रिक्शा चलाता, ऑटो रिक्शा चलाता जो नहीं चला पा रहा है तो उससे कितना कमा लेता, ये उसकी अवसर लागत है। आप प्रीसा आईएएस में नौकरी नहीं करते तो आप कितना कमा लेते कहीं और से, जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो अवसर लागत है। तो
अवसर लागत हर व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक डॉक्टर है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और डॉक्टर होने के नाते उसका प्रैक्टिस बंद हो गया, तो वो जो पैसा वो कमा लेता, जो नहीं कमा पा रहा है, वो उसकी अवसर लागत है। तो सामान्य ग्रेजुएट के लिए अवसर लागत क्या है? 0। उनसे न खेती होगा, न बैलगाड़ी चलेगी, न तो रिक्शा चला पाएंगे। तो उनके लिए बिहार और यूपी के स्टेट में यही प्रॉब्लम है कि पढ़ने लिखने के बाद अगर वो नौकरी की तलाश में तैयारी नहीं करेगा तो क्या करेगा? रॉकेट साइंस तो बना नहीं सकता, उसके योग्य नहीं है। खेती में काम कर नहीं सकता क्योंकि थोड़ा ग्रेजुएट हो गया। वो बात अलग है कि 80 से कई के बीए सुगवा हमार कंपटीशन देता, तो वो इसी 10 साल बिता दिया, तो 10 साल उसकी अवसर लागत क्या होती? 0। तैयारी नहीं करता तो क्या करता? गांव नगर में शहर में घूमता और लोग कहता कि ऐसे ही है, फालतू घूमता रहता है। तो ये हर व्यक्ति के संदर्भ में होता है। अगर मैं अपनी अवसर लागत देखूं तो क्या है? नौकरी अगर छोड़ दूं तो मुझे प्राइवेट कंपनियां बहुत पैसा देके बुला रही हैं, तो मेरी अवसर लागत क्या है? वो जो आर्थिक मूल्य हमको मिलता माइनस जो आज हमें मिल रहा है, जो डिफरेंस बचा वो मेरी अवसर लागत है। सपोज हम सरकार 40 लाख रुपया दे रही है, वो अगर 80 लाख देता, 90 लाख देता, तो मेरा 50 लाख का नुकसान अवसर लागत हो गया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप समझ गए कि व्यक्ति के द्वारा किसी काम में इंगेज होने के, सम्मिलित होने के कारण उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली, की जाने योग्य आर्थिक मूल्य प्राप्त नहीं होना, वो अवसर लागत कहलाता है। तो ये बड़ा सिंपल है लेकिन टेढ़ा बहुत है। ये इंटरव्यू में पूछा था हमसे, अवसर लागत क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। क्लियर है? दूसरा एक शब्द है जो बिल्कुल बर्निंग रहता है, वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ क्या होता है? तो जो भी चल अचल संपत्तियां जो क्रय की गई हो और कुछ निश्चित अवधि के बाद बेच दी गई हो, तो बेचने के बाद जो उस पर लाभ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। आपने शेयर में पैसा लगाया 1 लाख और 4 साल बाद वो हो गया 3 लाख, तो जो 2 लाख बचा वो आपका पूंजीगत लाभ हो गया। आपने लैंड प्रॉपर्टी खरीदा 1 करोड़ में, बेचा आपने 1.5 करोड़ में, तो 50 लाख रुपया आपका पूंजीगत लाभ हो गया। तो ये पूंजीगत लाभ क्या है ये आप समझ गए। तो पूंजीगत लाभ पे टैक्सेशन होता है, आय कर देना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर्टी 2 साल से कम पीरियड तक रखी है तो आपको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 2 साल से ज्यादा रखी है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोनों में अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन है। शॉर्ट टर्म में 20% टोटल आय का, और नहीं शॉर्ट टर्म में 30% और लॉन्ग टर्म में 20%, ऐसे अब उल्टा बोल गया था। तो वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोलते हैं पूंजीगत लाभ। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेज आ जाते हैं।
आपने 100 रुपया की कोई चीज खरीदी सन 2015 में और आपने इसको बेचा 300 रुपये में 2022 में, तो ये पीरियड 2 साल से ज्यादा हो गई, तो इस पे लगेगा 20%। और आपने 2015 में खरीदा था और 2 साल के अंदर ही जो है 2016 में बेच दिया, तब लगेगा 30%। तो शॉर्ट टर्म वाले में और लॉन्ग टर्म वाले में टैक्स परसेंटेज अलग अलग है, 20 है और 30 है। और जब उसका ये निकालेंगे, 100 में खरीदा 300 में बेचा तो 200 रुपया हुआ, तो 200 रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा। अभी खुश मत होइए, आपको फायदा पहुंचा रही है सरकार। वो कहती है कि आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन को, तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक शब्द और आगे, ये शब्द दिमाग में खट से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग IIM लखनऊ में ट्रेनिंग में थे, तो ये क्वेश्चन बना था उस पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है कि आज की डेट में हमने आपको 100 रुपया उधार दिया और 2012 में, और आप आज 10 साल बाद भी 100 रुपया दे रहे हैं, तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी 100 का 100 नहीं रहा। 100 रुपये में हम उस दिन जो है 5 किलो चावल खरीद सकते थे, तो आपने जब लौटाया 7 साल बाद, तो 100 रुपये में हम खरीद रहे हैं 3 किलो चावल। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के हिसाब से उसका खरीद मूल्य, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, इसलिए वो कम चीज खरीदेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ कि समय के बढ़ते क्रम में, समय के बढ़ते क्रम में मनी की, मुद्रा का मूल्य कम हो जाना या बढ़ भी जाना, ऐसा भी हो सकता है। और सस्ता हो जाए चावल, उसकी परचेजिंग पावर और मजबूत हो गया। उस दिन 100 रुपये में 5 खरीद रहे, हो सकता है कि 2022 7 साल बाद आप 5 जगह 7 किलो खरीदें। तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है बढ़ भी सकता है, लेकिन मजे की बात है कि कभी बढ़ा नहीं आज तक। थ्योरेटिकली लगता है कि बढ़ सकता है, लेकिन आज तक बढ़ा नहीं है। इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना पड़ेगा। किसके लिए? ये जो 2 साल से ज्यादा वाले मामले हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए सरकार, भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने एक इंडेक्स वैल्यू बनाया है, इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड वैल्यू। वो चार्ट होता है कि किस साल में कितना था हर फाइनेंशियल ईयर का। तो जिस साल आपने खरीदा उस साल का वैल्यू ले लीजिए, और जब आप बेच रहे हैं उस साल का इंडेक्स वैल्यू ले लीजिए, फिर उसको जो है निकाल लीजिए। सपोज 100 रुपये था, उस दिन इंडेक्स वैल्यू सपोज 10, कुछ भी मान लीजिए 10 थी, और जब बेचने गए तो इंडेक्स वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 100 रुपया इंटू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई उस दिन का इंडेक्स वैल्यू, तो हो जाएगा 10 दाई 100, 20 दां का 200। अब आपकी जो खरीद मूल्य हो गई 100 के बजाय, तो 200 माइनस 300 बेचा तो कितना कैपिटल गेन आया? 100 रुपया। पहले कितना आ रहा था? 200 रुपया। तो 2 तरीके हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सीधा सीधा बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेट होगा, और अगर वो 2 साल से ज्यादा है तो इंडेक्स्ड वैल्यू निकालेंगे, फिर घटाएंगे। तो उस स्थिति में ये बन गया, जो फायदा 100 की जगह पे 300 में बेचने पे जो 200 रुपया आ रहा था, ये 200 नहीं हो पाएगा, ये शॉर्ट टर्म में होगा। और लॉन्ग टर्म में ये 100 का 200 हो गया, तो ये 300 में बिका, तो ये हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये पे टैक्स कैलकुलेट होगा 20%, ये हो जाएगा 20 रुपया। और ये जो बिना इंडेक्सेशन का है शॉर्ट टर्म में, तो 200 में 30% कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 रुपये। देखिए कितना फर्क पड़ेगा। और आज जो मैं इंटरव्यू ले रहा था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सारे, उनमें से आधे लोगों को मालूम नहीं था
कि कैसे कैलकुलेट होता है। और लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, उसको रट लीजिएगा, वो बहुत आता है। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी। प्रॉपर्टी नहीं है भाई, प्रोपराइटी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सरकार के धन को, सरकारी सेवकों द्वारा सरकारी धन को इस तरीके से इस्तेमाल करना, खर्च करना, मानो कि वो उसका अपना धन हो। जितने कंजूसी से या जितने मोलाई करके आप अपना पैसा खर्च करते हैं बाजार में, तो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं और आपको पेन खरीदना है, तो आप वो पेन ऐसे खरीदिए इस्तेमाल के लिए जैसे आप अपने लिए खरीदते हैं। अपने लिए तो कभी 50 रुपये सुपर का पेन नहीं खरीदा। सरकारी धन है तो कह दिया जा पीरे कार्डिन का उठा लो 600 रुपये का, दैट इज रॉन्ग। तो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी इतनी बात बताता है कि सरकारी धन का खर्च, सदुपयोग ऐसे किया जाना चाहिए जैसे कि वो आपका अपना धन हो, और आप अपने धन को जिस तरीके से खर्च करते हैं उस तरीके की मंशा के हिसाब से सरकारी धन का खर्च करना होगा। उसको बोलते हैं कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।